और क्लास 4th। ठीक है, पहले हम लिखेंगे श्रेणी 1 और इसमें हम लिखेंगे कि कैटेगरी 1 में कौन कौन से एरियाज आपके आते हैं एमएसएमई के तहत। ठीक है, तो लिखेंगे 2 कॉलम बनाइए। ठीक है, पहले कॉलम में लिखो श्रेणी 1, पहले श्रेणी 1 के एरियाज लिखेंगे हम। ठीक है, कैटेगरी 1 या क्लास 1 में कौन कौन से रीजन आते हैं लिखेंगे। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र, व बागेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र, होल रीजन ऑफ दिस, होल रीजन लिख सकते हैं आप इसमें। उसका लिखो यस, श्रेणी 2। श्रेणी 2 में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। जनपद अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल का संपूर्ण भूभाग, होल रीजन ऑफ, जनपद अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल का संपूर्ण भूभाग, संपूर्ण भूभाग, जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग, द हिली रीजन ऑफ टिहरी गढ़वाल, जनपद टिहरी का पर्वतीय बहुल भूभाग, जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग। ठीक है, जो कौन सा रीजन है आपका, हिली रीजन है आपका, वो इसमें आएगा। इसके साथ साथ नैनीताल का, नैनीताल का भीमताल, नैनीताल का भीमताल, धारी, बेताल घाट, नैनीताल का भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़, ओखलकांडा, ओखलकांडा, ओखलकांडा तथा देहरादून का, तथा देहरादून का चक्राता विकास खंड, तथा देहरादून का चक्राता विकास खंड। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके, कैटेगरी बी में आते हैं, श्रेणी बी में आते हैं। अब लिखेंगे श्रेणी सी, कैटेगरी सी या कैटेगरी 3rd। लिखेंगे जनपद टिहरी का मैदानी भाग, जनपद टिहरी का मैदानी भाग, जनपद टिहरी का मैदानी भाग, हो गया। जनपद देहरादून के, इसी में ही लिखना है, इसी में ऐड करना है। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकास खंड के 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। आठ सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, हो गया। नैनीताल के
नैनीताल के कोटा बाग, नैनीताल के कोटा बाग विकासखंड के, नैनीताल के कोटा बाग विकासखंड के समुद्र तल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, समुद्र तल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। हो गया। उसका लिखो श्रेणी डी, क्लास डी। जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर का, जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर का संपूर्ण भूभाग, संपूर्ण भूभाग नैनीताल के रामनगर, नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखंड, लाल कुआं, रामनगर तथा कोटाबाग, लाल कुआं, रामनगर तथा कोटाबाग के समुद्र तल से 800 मीटर या उससे निम्न क्षेत्र या उससे कम क्षेत्र, बिलो 800 meters above sea level, the areas below 800 meters above sea level। देहरादून के, देहरादून के रायपुर, रायपुर, देहरादून के रायपुर, सहसपुर, देहरादून के रायपुर, सहसपुर, कालसी व डोईवाला विकासखंड के, डोईवाला विकासखंड के डोईवाला विकासखंड के 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र। ठीक है। सो एमएसएमई जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। जो कैटेगरी ए है उसमें ऐसे रीजन्स को शामिल किया गया है जिनका मोस्टर्न रीजन जो है वो क्या है, हिली है। जैसे पिथौरागढ़ अल्मोड़ा का जो रीजन है वो क्या है, पूरी तरह पहाड़ी क्षेत्र है। बी में हम देखते हैं कि ऐसा रीजन जो आधा पहाड़ी है और आधा जिसमें आपका प्लेन भाग आपका शामिल है। जो सी कैटेगरी है उसमें 800 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और डी में 800 मीटर से नीचे वाले क्षेत्रों को आपका सम्मिलित किया गया है। ठीक है। सो ये आपकी जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की उद्योग संबंधी विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, अधोसंरचना संबंधित विशेषताएं, अधोसंरचना संबंधित विशेषताएं। ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना में किन किन चीजों को देखा जाता है। पहला है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, दूसरा है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, तीसरा है ऊर्जा एनर्जी, चौथा है यातायात और संचार, ट्रांसपोर्टेशन
एंड कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यातायात या संचार, ठीक है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, और है आपका फाइनेंस, वित्त, ठीक है। सो किसी भी अर्थव्यवस्था की जो अधोसंरचनात्मक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो अधोसंरचनात्मक जो विशेषताएं हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें किन किन चीजों को पढ़ा जाता है। पहला है एजुकेशन, कि स्टेट में एजुकेशन की स्थिति कैसी है, कितने प्राइमरी स्कूल हैं, कितने आपके मिडिल स्कूल्स हैं, कितने आपके हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं। उसके बाद आपका हेल्थ और सोशल वेलफेयर, कि समाज में या उत्तराखंड की सरकार के द्वारा उत्तराखंड में हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कितने सामुदायिक केंद्र हैं, कितने चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, कितने गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं, ये सब पढ़ा जाता है। एनर्जी में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे हमारे यहाँ जो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हाइडल एनर्जी है। हमारे यहाँ जल विद्युत शक्ति उत्पादन काफी होता है, हमारे यहाँ बहुत सारी परियोजना है। इसके साथ साथ हाल ही में हमने अपने एनर्जी नीड्स को एड्रेस करने के लिए, ऊर्जा आवश्यकताओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सौर ऊर्जा नीति को भी शुरू किया है, सोलर एनर्जी पॉलिसी भी हम लेकर आए हैं। और हाल ही में हमने आइसलैंड की कंपनी विल्किस इंटरनेशनल के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत हम उत्तराखंड में जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं और कहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी की हमको आवश्यकता है, इसमें हम खोजबीन में लगे हैं, ठीक है। अगला जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यातायात, संचार है, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन है। तो उत्तराखंड में संचार की स्थिति कैसी है, जैसे सरकार जो है जो हिली और प्लेन कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए दो इंपॉर्टेंट परियोजनाओं पर काम कर रही है। पहली परियोजना ऑल वेदर रोड है, दूसरी परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर आपके हवाई अड्डे भी स्थापित किए जा रहे हैं जो एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सेंटर के द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी योजना, जैसे उड़ान एक योजना है, उड़ें देश के आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है, उसको भी इम्प्लीमेंट आपका किया गया है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर एक इकोनॉमी के लिए आपका जरूरी रहता है। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर तकनीकी विकास, तकनीकी प्रगति आपकी होगी तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट इंक्रीजेस, राज्य का उत्पादन आपका बढ़ता है। चौथा है आपका फाइनेंस में हम देखते हैं कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने बैंक्स हैं, कितने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने सोसाइटीज हैं जिनके माध्यम से पैसे का आसानी से लेन देन या कैश फ्लो स्टेट में आपका बना रहता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसके बारे में। पहले को अधोसंरचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। अधोसंरचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है सामाजिक, दूसरी है आर्थिक। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सामाजिक अवसंरचना में शिक्षा और स्वास्थ्य को सम्मिलित किया जाता है।
सामाजिक संरचना में शिक्षा और स्वास्थ्य को सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो है ये क्या है आपकी सामाजिक अवसंरचना है। क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और ये जो सारा है ये सारा का सारा किस में आएगा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। Under social infrastructure, education and health is included, and under economic infrastructure, आर्थिक अधोसंरचना के तहत ऊर्जा, यातायात, प्रौद्योगिकी एवं वित्त को शामिल किया जाता है। वित्त को शामिल किया जाता है। ठीक है। शिक्षा लिखेंगे। शिक्षा लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना 2021 की स्थिति के अनुसार, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू 2021। स्कूल व कॉलेजों की संख्या है 22,511। टोटल नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस आर 22,511। स्कूल और कॉलेजों की संख्या है 22,511। लिस्ट बना के लिखना, ठीक है। लिस्ट टाइप में लिखो, याद करने में आसान रहेगा। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, लिस्ट में अगला लिखो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इनका नंबर है 140। और इसके सामने लिखना बेसिक एजुकेशन। इसके सामने लिखना, हिंदी वाले बच्चे लिखना बेसिक या बेसिक शिक्षा। जो 22,511 का आंकड़ा आपने लिखा है, इसके सामने लिखना बेसिक शिक्षा। स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या है 140। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये हिंदी में भी लिखा जा सकता है ना। हाँ, टोटल 140 है। ठीक है। केंद्र विश्वविद्यालय 1 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं आपके? 1। राज्य विश्वविद्यालय हैं 10। स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ 10। ठीक है। ये नंबर चेंज होता रहता है। ये नंबर चेंज होगा अभी जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा। कल मैंने रिसर्च किया है, ये नया इकोनॉमिक सर्वे अभी तक नहीं आया है। ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है 3। डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या 3 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 11 है। निजी विश्वविद्यालय 11। डीम्ड यूनिवर्सिटी 3। डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या 3 है, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 11 है। डीम्ड ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जिनको भविष्य में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाला होता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज को डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है। डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 3 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या 11 है। हो गया। आईआईटी 1 है। आईआईटी 1 है। ठीक है। ये जितने भी आपने लिस्ट बनाई है इसके सामने लिखो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। 140 जो आपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से शुरू किया था, वहां से लेके अभी तक जो आपने लिखा है ये कहलाती है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। हो गया। उसका लिखेंगे
कॉमर्शियल एंड टेक्निकल एजुकेशन, अगला हेडिंग डालिए, कॉमर्शियल एंड टेक्निकल एजुकेशन, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। तो आईटीआई की संख्या हमारे यहाँ है 86। आईटीआई हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं इसको, पर आईटीआई आप समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इनकी संख्या है 86, हो गया। पॉलिटेक्निक की संख्या है 71, पॉलिटेक्निक की संख्या है 71। इसके बाद है एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, जिला प्रशिक्षण शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र, इनकी संख्या है 13 जिले हैं, प्रत्येक जिले में क्या है, एक एक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आईएमए देहरादून में, आईएमए इंडियन पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान लिखा, यूपीएस कहते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी साइंसेस। भारतीय वानिकी संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। नैनीताल में, अगला पॉइंट लिखना नैनीताल, ये सब कहां पर है, देहरादून में से जो भी आपने लिखे हैं, ठीक है। नैनीताल में आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। उधम सिंह नगर में जीबी पंत विश्वविद्यालय, जीबी पंत यूनिवर्सिटी इन उधम सिंह नगर। रुड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी इन रुड़की, रुड़की में आईआईटी। काशीपुर में आईआईएम, काशीपुर में आईआईएम। ठीक है। सो ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है। वही डालना है 21-22 की स्थिति, यहां पर 21-22, ऊपर 20-21 था, यहां 21-22 है, ठीक है। इसको भी लिस्ट बना के लिखना। जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इनकी संख्या है 13। उसका लिखो जिला महिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट विमेन हॉस्पिटल्स, इसकी संख्या है 7। इसकी संख्या है 7। फिर लिखेंगे बेस हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल्स की संख्या है 3, ठीक है। फिर लिखो उप जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उप जिला चिकित्सालय, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इनकी जो संख्या है यह है 21। उसका लिखो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उत्तराखंड में, यह है आपका 577। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स,
इनकी संख्या है आपका 80। आयुर्वेदिक एंड यूनानी अस्पताल, आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पताल, इनकी संख्या है 549। ठीक है, लिखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां आयुर्वेद और योगा का प्रचलन को देखते हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां आयुर्वेद और योगा के प्रचलन को देखते हुए उत्तराखंड आयुष प्रदेश कहलाता है, उत्तराखंड आयुष प्रदेश कहलाता है, उत्तराखंड आयुष प्रदेश कहलाता है। परंतु जनसंख्या व पर्वतीय क्षेत्र में, परंतु जनसंख्या व पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता, परंतु पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए यह अधोसंरचना अभी अपर्याप्त है, यह अधोसंरचना अभी अपर्याप्त है। The yoga and Ayurveda, the yoga and Ayurveda are the trends of modern generation या modern Uttarakhand state. Yoga and Ayurveda are the trend of modern Uttarakhand state, but in terms of population, in terms of population and need and demand for health services, need and demand for health services in hilly regions is not enough in this context, is not enough in this context. ठीक है, सो भले ही आज के ट्रेंड है आपके योगा और आयुर्वेदा, जिसके वजह से उत्तराखंड को आयुष स्टेट भी कहते हैं, ये लिखा आपने, इट्स अ मॉडर्न ट्रेंड, मॉडर्न ट्रेंड लिखा आपने उत्तराखंड स्टेट। इसके नीचे लिखो, स्टेट के नीचे, हाँ यहां से नीचे लाइन करके खाली जगह में लिखना, दैट्स वाई, नहीं नीचे लिखो ना, खाली जगह है ना वहां पे लिख लो, हाँ यहां लिख लो, दैट्स वाई द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड आयुष स्टेट। ठीक है, सो क्योंकि उत्तराखंड में आयुर्वेदा और योगा जो है चलन में है, जिसके वजह से उत्तराखंड को आयुष स्टेट भी कहते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि आयुष एक एक्रोनिम है, इसका मतलब अलग अलग चीजें आपका होता है। क्या क्या होता है बताओ जरा, बताया था मैंने आपको क्या होता है। दूसरा ठीक है, ए से आयुर्वेदा है, वाई से योगा है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है और एच से क्या है आपका होम्योपैथी। इससे मिलकर क्या बनता है आपका आयुष बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका एनर्जी। अनेक छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं
अनेक छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं, अनेक छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं व उत्पादन व ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण ही व ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण ही ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण ही यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। There are several small and big hydropower projects in Uttarakhand. There are several small and big hydropower projects in Uttarakhand. And there are possibilities for more. And there are possibilities for more. Because of which Uttarakhand state is called सिंगल मिनट कॉमा में लिखना ऊर्जा प्रदेश। विद्युत की दृष्टि से उत्तराखंड अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है। In terms of energy production, Uttarakhand is in much better condition than other states. उत्तराखंड अधिक अच्छी स्थिति में है। उत्तराखंड में अनेक नदियों पर छोटे बड़े बांध बने हुए हैं जिसमें टिहरी बांध सबसे बड़ा है। There are several small and big dams on several rivers on Uttarakhand. The biggest of them is Tihri Dam. The biggest of them is Tihri Dam. 2006 में इस बांध से बिजली उत्पादन शुरू हुआ। The electricity production started from 2006 from this dam. दो 2006 में इस बांध से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। हो गया? चलिए लिखेंगे यातायात व संचार। एक और पॉइंट लिखना जरा उसमें, ऊर्जा में कहीं पर भी लिख लो, थोड़ी सी जगह में एक ही छोटा सा लाइन है। यूपीसीएल प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी इन उत्तराखंड। यूपीसीएल उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन एवं वितरण करता है। यूपीसीएल उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन एवं वितरण करता है। हो गया? उसका लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। लिखेंगे प्रदेश की पर्वतीय प्रकृति होने के कारण
यहाँ यातायात, सड़क यातायात, यहाँ सड़क यातायात मुख्य है ड्यू टू हिली टेरेन ऑफ, या ड्यू टू हिली नेचर ऑफ द स्टेट, ड्यू टू हिली नेचर ऑफ द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, road transport is the main mode of transportation, road transport is the main mode of transportation. उत्तराखंड में अन्य हिमालयी राज्यों, उत्तराखंड में अन्य हिमालयी राज्यों, उत्तराखंड में अन्य हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसे प्रदेशों की तुलना में लंबाई कम है, सड़कों की लंबाई कम है। The length of roads is much lesser than, the length of road in Uttarakhand is much lesser than of other Himalayan states such as, of other Himalayan states such as Himachal Pradesh, such as Himachal Pradesh, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड एटसेट्रा। मिजोरम एंड नागालैंड लिखो, एटसेट्रा मत लिखो, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है। प्रदेश में सड़क परिवहन मुख्य रूप से, प्रदेश में सड़क परिवहन मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवहन निगम, प्रदेश में सड़क परिवहन मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवहन निगम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, गढ़वाल मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जीएमओयू कहते हैं इसको। उसके बाद है कुमाऊं मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। द रोड ट्रांसपोर्टेशन इन उत्तराखंड, द रोड ट्रांसपोर्टेशन इन उत्तराखंड इज रन बाय यूटीसी, उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, by UTC, उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन। इसे कहते हैं जननुर्म। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिजुविनेशन मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिजुविनेशन मिशन। गढ़वाल मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जीएमओयू कहते हैं इसको शॉर्टकट में। गढ़वाल मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड,
गया। उसका लिखेंगे कुमाऊं मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, कुमाऊं मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एंड सेवरल प्राइवेट टूरिज्म एजेंसीज एवं अन्य निजी पर्यटन एजेंसियां, ब्रैकेट में इसको लिख लेना हिंदी वाले बच्चे, पर्यटन एजेंसियां संचार की दृष्टि से उत्तराखंड में इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन BSNL and other private companies are in operation। संचार की दृष्टि से भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL एवं अन्य टेलीफोन निजी कंपनियों का जाल फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फाइनेंस। फाइनेंस ठीक है, इसमें लिखना, इसमें ना जगह छोड़ना, लिखो नेशनल बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। फाइनेंस में पहले लिखो नेशनल बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। उसके बाद लिखना, नंबर कुछ मत लिखो, नंबर कल लिखाऊंगा इसका लेटेस्ट। फिर इसके नीचे लिखो रीजनल ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके नीचे लिखो अन्य निजी बैंक, अदर प्राइवेट बैंक्स। एवं 11 जिला सहकारी बैंकों की, एवं 11 जिला सहकारी बैंकों की 287 शाखाएं कार्य कर रही हैं एंड 287 ब्रांचेस ऑफ 11 कोऑपरेटिव बैंक्स। 287 ब्रांचेस ऑफ 11 कोऑपरेटिव बैंक। हो गया। अब लिखो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले वो कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन में लिखना है। लिखेंगे शिखर और आरोही प्रोजेक्ट्स, शिखर और आरोही परियोजनाएं, शिखर और आरोही परियोजनाएं। उसके बाद लिखो ई गवर्नेंस, क्योंकि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस में किया जा रहा है, ई गवर्नेंस में किया जा रहा है। और ई गवर्नेंस के टूल्स क्या है उत्तराखंड में, देखो एक पोर्टल है, इसका नाम है अपनी सरकार। ठीक है, क्या आप इस पोर्टल के बारे में जानते हैं, जानते हो, कभी इस पे गए हो? ठीक है, तो अपनी सरकार पोर्टल पे जाके ना आप बेफिजूल की लाइनों से बच सकते हो। आप अपना डोमिसाइल यहां से बना सकते हो, आधार कार्ड यहां से बना सकते हो, अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड यहां से बना सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और 5 दिन में आपको अपडेट मिल जाता है। ठीक है, तो अपनी सरकार जैसे जो पोर्टल है, ये किसका आधार है, ये उत्तराखंड में ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का क्या है, आपका आधार है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे विश्व की पहली माइक्रोसॉफ्ट आईटी अकादमी देहरादून में स्थापित की गई है। विश्व की पहली माइक्रोसॉफ्ट आईटी अकादमी, द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट आईटी अकेडमी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन देहरादून। विश्व की पहली माइक्रोसॉफ्ट आईटी अकादमी देहरादून में स्थापित की गई है। हो गया। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा
इसके साथ साथ सरकार के द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो started e-governance ऐप सच एज, सरकार के द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, कॉमन सर्विस सेंटर्स, सीएम डैशबोर्ड, कॉमन सर्विस सेंटर, ई गेट पास सिस्टम जैसी ई गवर्नेंस की एप्स चलाई जा रही हैं, ठीक है। और ये सब किस वजह से हो सका? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हो चुका, ठीक है, हो सका। जैसे सरकार कहती है कि सरकार आपके द्वार, तो सरकार आपके द्वार कैसे पहुंचेगी? इन ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से या ई गवर्नेंस की सेवाओं से पहुंचेगी, ठीक है। यस, क्या बोल रहे हो? ई डिस्ट्रिक्ट और क्या लिखा आपने? ई गेट पे सिस्टम, हाँ यही तो है बस। ई ऑफिस छूटा है एक ना, ई ऑफिस। एक और लिख लो, ई डिस्ट्रिक्ट, सेवाओं के लिए ई डिस्ट्रिक्ट ऐप है, ठीक है, हो गया। एक और चीज लिख लो, इस तरह की 129 एप्लीकेशंस हैं। 129 एप्लीकेशन ऑफ दिस टाइप्स आर, इस प्रकार की 129 एप्लीकेशन चलाई जा रही है। 129 एप्लीकेशन ऑफ दिस टाइप आर रनिंग। हो गया। चलिए, अब 2 या 3 आपके रहते हैं उसमें। पहला है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दूसरा था टूरिज्म रिलेटेड, और फिर तीसरा आपका बचेगा संसाधन से, ठीक है। आज जो हमने विशेषता की वो 2 करी हमने, इंडस्ट्री वाली करी, और हमने कौन सी की? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको पीछे वाला डायग्राम याद हो तो हम कौन कौन सा करके आ गए हैं? एग्रीकल्चर हमने कर लिया है, राइट। उसका हमने कौन सा किया? इंडस्ट्री। फिर हमने किया इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमने किया, मतलब करना है, डेमोग्राफी, फिर हमने करना है टूरिज्म, और फिर हमने करना है रिसोर्सेज। ये टूरिज्म वाला कर लेते हैं, अभी हो जाएगा, अभी तो समय है। टूरिज्म, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं टूरिज्म या पर्यटन, तो पर्यटन से संबंधित हमारे पर्यटन की विशेषता क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो पहला हमारे यहाँ कैसा होता है? अवकाश पर्यटन होता है। अवकाश पर्यटन का मतलब है कि लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए आते हैं, है ना। जब छुट्टियां पड़ती हैं स्कूल्स वगैरह की, तो वो क्या करते हैं? उत्तराखंड को विजिट करते हैं। दूसरा जो आपका पर्यटन है, ये कौन सा है? आपका धार्मिक पर्यटन है, यानी कि लोग जो है जितने भी धार्मिक स्थल हैं या 4 धाम है उत्तराखंड में, उसकी यात्रा के लिए आते हैं। तीसरा जो हम शुरू कर रहे हैं या अभी नया है, यह है साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म में आपकी राफ्टिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, ट्रैकिंग आपका हो गया। इसके साथ साथ जो टिहरी झील में बहुत सारे नए नए आपके जो खेल शुरू किए गए हैं, उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्राकृतिक पर्यटन। प्राकृतिक पर्यटन का मतलब है कि जहां लोग जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं, जंगल सफारी वगैरह जो होता है ना, वो प्राकृतिक पर्यटन में आता है, नेचुरल टूरिज्म में आता है। और
ऐसे लोग जो केवल किस लिए आते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी प्राप्त करने के लिए आते हैं, आध्यात्मिक पर्यटन के लिए आते हैं। और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए उत्तराखंड में 3-4 जगहें हैं, है ना। मतलब भगवान को नहीं जानना है, जीवन के सत्य को जानना है ना। तो कौन कौन सी जगह है आपका, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, और आजकल जो बहुत प्रसिद्ध है, हाँ नहीं, आध्यात्म। देखो, नीम करोली बाबा, कैंची धाम, क्या नाम दिया गया इसको, कौशल कुटीर, है ना, ये नाम दिया गया इसको। और कौन से आध्यात्म की जगह, और कौन सा आध्यात्म की जगह उत्तराखंड में, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कौशल कुटी हो गया, और कौन सा हो सकता है, कभी कभी चीजें ना स्ट्राइक नहीं करती है। चलो एक और हम कर सकते हैं इसमें, आयुर्वेदिक या चिकित्सा पर्यटन, है ना। और इसमें कौन सा आ जाएगा, पतंजलि। पतंजलि जो आपका योगपीठ है हरिद्वार में, वहां पे कई लोग जो है आयुर्वेदिक पर्यटन के लिए आपका आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, टूरिज्म लिखो। आई थिंक ये आप कर लोगे खुद, राइट, कर लोगे खुद, कि लिखाना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये लिख लो, इसको बड़े प्रकार में अगली क्लास में लिखेंगे। ठीक है, टेबल बना लीजिए, आज के लिए इतना ही करेंगे।